नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत के लोकतंत्र की जिंदा दिली का एक प्रतीक सिविल सोसाइटी और एनजीओ है। स्वयंसेवी संस्थाओं ने भारत के सरकारी भ्रष्ट निकम्मे तंत्र के मुकाबले जन कल्याण, जन जागरूकता और ईमानदारी से जितना कुछ काम किया है वह अभूतपूर्व है। तभी दुनिया की नामी संस्थाओं से भारत के एनजीओ को भरपूर पैसा आता है। दुनिया के तमाम तरह के सरोकारों को भारत में भी आगे बढ़ाने का काम इन एनजीओ ने किया है। लाखों लाख संस्थाओं में किसने भारत माफिक काम किया और किसने विदेशी एजेंडे पर काम किया, इसका भेद करना आसान नहीं है। आखिर इंसान, नागरिक और संस्था के विवेक पर निर्भर होता है कि क्या सही और क्या गलत है। बावजूद इसके अपन भी इस बात को मानते हैं कि अमेरिका, यूरोप की संस्थाओं या कि फोर्ड फाउंडेशन, ग्रीन पीस आदि यदि भारत में काम कराती है तो भारत की जरूरत उसके नजरिए से विपरीत एजेंडा लिए हो सकती है। तभी नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय ने एनजीओ पर डंडा लटकाया है। एनजीओ के प्रति मोदी सरकार का रवैया सख्ती और जवाबदेही लेने का है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा गुजरात के दंगों के बाद एनजीओ जमात के मारे हैं। तभी सरकार में सोच है कि कई एनजीओ पर्यावरण, आदिवासी हक आदि के नाम पर विकास विरोधी माहौल बनाए हुए हैं। यह हकीकत है कि कई एनजीओ पैसे का दुरुपयोग भी करते हैं। सरकार की चिंता, सरकार का गुस्सा अपनी जगह जायज है। बावजूद इसके यदि सरकार ने पूरी बिरादरी को एक ही डंडे से हाका तो उसे लेने के देने पड़ेंगे। एक तरफ विदेश में मोदी सरकार की प्रतिष्ठा खराब होगी तो दूसरी ओर भारत में जन जन के बीच पहुंचे एनजीओ हवा बिगाड़ेंगे। क्या नहीं, आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी इस बात को लेकर बहुत नाराज है कि विपक्ष प्रधानमंत्री को अमीरों का दोस्त और कॉरपोरेट का हितैषी बता रहा है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर और भी कई आरोप लगाए हैं, लेकिन इस आरोप ने उनको सबसे ज्यादा आहत किया है। आखिर नरेंद्र मोदी अपनी गरीबी की पृष्ठभूमि और चाय बेचने की बात का प्रचार करके सत्ता में आए हैं। सो भाजपा और केंद्र सरकार के लगभग सभी मंत्री को प्रधानमंत्री और सरकार की छवि को बदलने की जिम्मेदारी दी गई है। तभी सुदूर पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर राजस्थान तक की सभा में भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह अपने भाषण में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सरकार कॉरपोरेट हितैषी नहीं है। प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में इसका जिक्र कर रहे हैं। छवि सुधारने की इस कोशिश के तहत स्पेक्ट्रम और कोयला नीलामी का जिक्र किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सरकार ने कॉरपोरेट से लाखों करोड़ रुपए वसूले हैं। काले धन को रोकने के नियमों को सख्त बनाने के पीछे भी यही सोच है। सरकार यह मैसेज देना चाहती है कि वह अमीर परस्त नहीं है। इस तरह की और भी कुछ पहल होगी जिससे सरकार अमीर विरोधी होने का मैसेज देगी। हालांकि इसका दो तरफा नुकसान सरकार को हो सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार 1 साल पूरे होने के मौके पर विज्ञापन की जो मुहिम चलने वाली है उसमें इस बात पर सबसे ज्यादा जोर होगा। यह बताया जाएगा कि सरकार ने अमीरों की नकेल कसने के लिए क्या क्या किया है और गरीब, किसान, मजदूर की मदद के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि पर लगे अमीर परस्त होने के आरोप को दूर करने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी इस मौके को भुनाने में जुटे हैं। वे मोदी की सरकार के अमीर परस्त होने का प्रचार करेंगे और खुद अपनी एनजीओ ब्रांड झोला छाप राजनीति का प्रचार करेंगे। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी कांग्रेस के कोर वोट को लक्ष्य करके देश का दौरा करेंगे। वे विदर्भ के किसानों से मिलेंगे, नियमागिरी के आदिवासियों के बीच जाएंगे, तेलंगाना के किसानों से मिलेंगे और बुंदेलखंड भी जाएंगे। यानी देश के सबसे ज्यादा पिछड़े और गरीब इलाकों में राहुल गांधी का दौरा होगा। इन सभी जगहों पर वे अपनी और कांग्रेस की गरीब हितैषी की छवि का प्रचार करेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार पर कॉरपोरेट हितैषी होने का आरोप लगाएंगे। कांग्रेस का मीडिया विभाग राहुल बनाम मोदी के इस विरोधाभास को ज्यादा से ज्यादा उभारने और मीडिया में इसका असर बनाने की तैयारी में है। तभी राहुल की पदयात्रा के कार्यक्रम का खुलासा नहीं किया जा रहा है। यह जिज्ञासा पैदा की जा रही है कि वे पहले नियमागिरी जाएंगे या विदर्भ जाएंगे या तेलंगाना के मेडक से यात्रा शुरू करेंगे। कांग्रेस की मीडिया टीम का मानना है कि जिस तरह से यूपीए के सारे काम भ्रष्टाचार के हल्ले में दब गए थे, वैसे ही मोदी सरकार के सारे काम को कॉर्पोरेट हितैषी वाली छवि से दबाया जा सकता है।
भूमि अधिग्रहण बिल संसद से पास होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। केंद्र सरकार इस मुद्दे को नेपथ्य में डालने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में राजस्थान के किसान गजेंद्र सिंह की आत्महत्या और उसके बाद कई राज्यों में किसानों की आत्महत्या की खबरों से सरकार की परेशानी बढ़ी है। तभी केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि किसानों की आत्महत्या और भूमि अधिग्रहण बिल को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन सरकार के चाहे अनचाहे ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं। किसान भले फसल के नुकसान की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रचार भूमि अधिग्रहण बिल के साथ जोड़कर किया जा रहा है। तभी सरकार इस बिल को संसद में लटकती छोड़ने के इरादे से काम कर रही है। सरकार इस हफ्ते बजट पास कराने पर ध्यान दे रही है। ज्यादातर मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा हो गई है और कल तक बजट पास हो जाएगा। उसके बाद सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बिल को और फिर काले धन के बिल को पास कराएगी। बहुत संभव है कि लोकसभा के आखिरी दिन भूमि बिल को पास कराया जाए। राज्यसभा उसके बाद 3 दिन और चलेगी, उसमें इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। लेकिन सरकार को पता है कि वह वहां से इसे नहीं पास करा पाएगी, तो इसे दोबारा स्थायी समिति में भेजने का फैसला संभव है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार इसे राज्यसभा में छोड़ देगी और अध्यादेश भी खत्म होने देगी। भूमि बिल से पीछे हटकर सरकार एक बड़ा मैसेज दे सकती है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में बयान देते हुए कहा कि दुनिया का हर देश अपनी डेमोग्राफी बदले जाने के लिए कदम उठाता है, लेकिन हमारा भारत ऐसा अकेला देश है जहां इसे लेकर कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत एक अकेला ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और किसी से किसी को कोई खतरा नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि घर वापसी या फिर धर्म परिवर्तन की बातें होती रहती हैं, लेकिन हम कभी इस बात को लेकर परेशान नहीं हुए कि भारत की डेमोग्राफी बदल रही है। उन्होंने कहा कि हमें राजनीति करनी चाहिए, परंतु उसके आधार पर देश को बांटना नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चर्च से ज्यादा वारदातें मंदिरों में हुई हैं, लेकिन आंकड़े देकर वो देश को बांटना नहीं चाहते। राजनाथ सिंह ने इस बात पर भी खेद जताया कि उनकी पार्टी के नेता सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं। अगर किसी ने कोई गलत बात की भी है तो हमारी पार्टी उसे एंडोर्स नहीं करती। आज राज्यसभा में विपक्ष ने विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कैम इंडिया और 60 साल की गंदगी साफ करने वाले बयानों को लेकर जमकर हंगामा किया और प्रधानमंत्री से इस पर जवाब मांगा। विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया और उनसे सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए भारी हंगामा किया, जिससे सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से इस मुद्दे पर कहा गया कि प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान भारतीय मूल के लोगों के सामने निर्णय प्रक्रिया को स्वच्छ बनाने की बात कही थी। सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि यदि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की जाती है तो पिछले 60 साल के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर भी चर्चा की जानी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि विदेशी भूमि पर दिए गए प्रधानमंत्री के बयानों पर नियम 267 के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा कराई जानी चाहिए, लेकिन उपसभापति पीजे कुरियन ने इस प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया। आनंद शर्मा ने कहा कि विदेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहले स्कैम इंडिया था और अब स्किल इंडिया है। मोदी ने यह भी कहा था कि वो 60 साल की गंदगी साफ करना चाहते हैं। शर्मा ने कहा कि मोदी के इन सब बयानों से भारत की प्रतिष्ठा कम हुई है। मोदी ने नेहरू, इंदिरा गांधी, वाजपेयी सहित सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने कहा है कि भूकंप में मरने वालों की संख्या 10,000 तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव अभियान प्रभावी साबित नहीं हुए हैं। कोइराला ने कहा कि सरकार राहत बचाव और प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर गंभीर और संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित इलाकों में टेंट, पानी, दवाई, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयं सेवकों को भेजने की तैयारी कर रही है। कोइराला ने लोगों से रक्तदान की भी अपील की। दरअसल नेपाल में शनिवार को आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 4,500 के करीब पहुंच गई है, जबकि घायलों की संख्या 8,000 से अधिक है। नेपाल के एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि राजधानी काठमांडू और भूकंप से बेहद प्रभावित कुछ सुदूर पहाड़ी इलाकों में अभी भी सैकड़ों लोग भारी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिसके कारण मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। नेपाल सरकार ने 9 जिलों को भूकंप से अत्यधिक प्रभावित इलाका घोषित किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रसिद्ध लेखिका शोभा डे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के नोटिस पर आज रोक लगा दी। जस्टिस दीपक मिश्रा और प्रफुल्ल सिंह की बेंच ने शोभा डे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के नोटिस पर रोक लगाते हुए शोभा डे की याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया और 8 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि लेखिका शोभा डे ने ट्वीट किया था कि देवेंद्र फतवेवाला फडणवीस एक बार फिर ऐसा कर रहे हैं। गौमांस से लेकर फिल्मों तक ये वो महाराष्ट्र नहीं है जिसे हम सब प्यार करते हैं। नको ये सब रोको। शिवसेना विधायक प्रताप सरनिक द्वारा विधानसभा में शोभा डे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ये नोटिस जारी किया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने की मूल वजह सन 2012 में जंतर मंतर पर स्वयंसेवी संस्थाओं का स्वयं स्फूर्त गुस्सा था। एनजीओ जमात और नौजवान की केमिस्ट्री इन दिनों नए सोशल मीडिया से भी बहुत प्रभावी है। इसलिए यदि केंद्र सरकार ने सभी एनजीओ को अपना दुश्मन माना तो उसे लेने के देने पड़ेंगे। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। गैर सरकारी संगठनों को सरकार का प्रतिपक्ष होना चाहिए। देश और दुनिया में भी तमाम गैर सरकारी संगठन इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। इनका बुनियादी सिद्धांत ये है कि दुनिया की कोई भी सरकार जनता के लिए काम नहीं करती है, तभी मीडिया की तरह इसे भी वॉचडॉग की श्रेणी में रखा गया है। अगर मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया तो एनजीओ को 5वां स्तंभ माना जाने लगा। मानवाधिकारों और अपने सरोकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने का जैसा काम एनजीओ ने किया है वैसा शायद किसी और संस्था ने नहीं किया। इसलिए स्वाभाविक रूप से सरकार के साथ गैर सरकारी संगठनों का टकराव चलता रहता है। इसके बावजूद दोनों सह अस्तित्व के सिद्धांत के मुताबिक अपना अपना काम करते हैं। तभी जब भारत सरकार ने दुनिया की 2 बेहद प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थाओं पर नकेल कसी तो इसकी चौतरफा आलोचना हुई। पहले ग्रीन पीस के खिलाफ सरकार ने कार्यवाही की। ग्रीन पीस की एक कार्यकर्ता प्रिया पिल्ले को इंग्लैंड जाने वाले विमान से उतार दिया गया। सरकार का मानना है कि वे विदेश में जाकर भारत की छवि बिगाड़ती हैं। इसके बाद ग्रीन पीस के खातों पर भी रोक लगा दी गई। उसके बाद सरकार ने फोर्ड फाउंडेशन पर कार्यवाही की, उसे भी निगरानी सूची में डाला गया और यह निर्देश जारी हुआ कि उसकी ओर से भारतीय गैर सरकारी संगठनों को होने वाली फंडिंग की सूचना पहले सरकार को देनी होगी। दुनिया भर में भारत सरकार के इस कदम की आलोचना हुई है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से इन दोनों गैर सरकारी संगठनों के मामले में भारत से सफाई मांगी है। जाहिर है कि गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को लेकर पश्चिम के ज्यादा सजग देशों में इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि तमाम गैर सरकारी संगठन दूध के धुले हैं और वे भारत की व्यवस्था में बेवजह की दखलंदाजी नहीं करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर बार उनका मकसद आम लोगों या पर्यावरण, आदिवासी या पशुओं की रक्षा करने का होता है। पिछली यूपीए की सरकार के समय तमिलनाडु के कुडानकुलम परमाणु संयंत्र के विरोध का मामला आया था। तब आरोप लगे थे कि दुनिया के देशों और कॉरपोरेट के आपसी झगड़ों की वजह से इस संयंत्र का विरोध हो रहा है। ये संयंत्र रूस की मदद से लगा है, इसलिए अमेरिका और फ्रांस की कंपनी भारत में गैर सरकार संगठनों के जरिए इसका विरोध कर रही हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र का जैतापुर परमाणु संयंत्र फ्रांस की समर्थन से लगना है, तो उसके विरोधी देश और कंपनियां इसके खिलाफ गैर सरकारी संगठनों से इसके खिलाफ हंगामा करा रही हैं। इसी तरह पिछले दिनों खबर आई कि गुजरात में दंगा पीड़ितों की मदद के लिए बनी संस्था ने चंदे के पैसे में गबन किया है। सो संस्थायिक रूप से और निजी तौर पर भी एनजीओ या इससे जुड़े लोगों की भूमिका संदिग्ध रही है। आम लोगों के हितों के बहाने परियोजनाओं को रोकने की अनेक घटनाएं हुई हैं। मानवाधिकारों की रक्षा के बहाने पुलिस को कटघरे में खड़ा करने की घटनाएं भी आम रही हैं। यानी एनजीओ अच्छे और बुरे दोनों तरह के कामों में रहे हैं। इसलिए सरकार को सीधे पाबंदी लगाने या काम रोकने के बजाय इनके उठाए हर मामलों की गुण दोष के आधार पर सुनवाई करनी चाहिए और तब फैसला करना चाहिए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद एनजीओ के प्रति सरकार के रुख पर चर्चा करेंगे। भारत सरकार एनजीओ को विदेश से मिल रहे अनुदान के पहलुओं की जांच करा रही है। चर्च मिशनरी को
विदेशों से अथाह पैसा आता है, तो दूसरी ओर विकास प्रोजेक्ट के खिलाफ वाले मुद्दों पर भी अनुदान मिलता है। एटमी पावर प्रोजेक्ट से लेकर खनन, बीज के तमाम मुद्दों में एनजीओ का अड़ंगा रहा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट है। शीला जी, एनजीओ बिरादरी को लेकर केंद्र सरकार का जो रुख है और खासतौर पर उनके चंदे को लेकर और तमाम तरह की बातें जो हुई है, उससे क्या लगता है केंद्र सरकार किस तरफ जाती हुई लगती है इस मामले में? देखिए, केंद्र सरकार की नीयत बड़ी फोकस्ड है। वो सोच रही है कि हम इतना ज्यादा पैसा लेके कोल की खाने बेच रहे हैं, हम स्पेक्ट्रम की दुनिया में भी सही ऑक्शन कर रहे हैं, हम विकास के लिए रास्ते बनाने के लिए हॉस्पिटल्स ये सब बनाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें जमीन अधिग्रहण में इश्यूज को समझाने में सब जगह पे रुकावट ये एजिटेशन की अगुवाई करने वाले लोग करते हैं, जिसको यहाँ हम एनजीओ के नाम से जानते हैं। मैं मानती हूँ कि ये जो एनजीओ के खिलाफ जो सरकार का रवैया है वो उसमें थोड़ी गलती है। इसलिए सरकार इसमें बहुत गलत साबित होने वाली है, क्योंकि जैसे कि सब पत्रकार खराब नहीं होते, जैसे सब एमपीज खराब नहीं है, सब मिनिस्टर खराब नहीं है, ऐसे भी सभी एनजीओ खराब नहीं होते। जब आप 5 स्टार एनजीओ, जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि ये 5 स्टार एनजीओ है और उनकी बातें करते हैं, तो जैसे सबको एक रंग में डाल रहे हैं, वो बहुत गलत है। और खास करके मैं मानती हूँ कि गुजरात मॉडल जो नरेंद्र मोदी बात करते हैं उसमें एनजीओ का बहुत बड़ा हाथ है। और कम से कम मैं मानती हूँ हरिशंकर जी, आपको सरप्राइज होगा कि गुजरात में जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो भी एक एनजीओ में से फिर निकला हुआ और फिर एक एक्ट के हेठल फिर सहकारी मंडलियां, वो भी एक कोई एनजीओ वाले ने शुरू की थी। मतलब एनजीओ लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण है, तो विकास का भी जरिया रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप, बहुत स्पष्ट बात है, एनजीओ की ये एनजीओ के प्रति का जो सरकार का रवैया जो इतना सख्त है नहीं होना चाहिए। उनको चूज करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए और फिर नहीं, सेलेक्ट करने में सरकार की जो चिंता में ये कि जो पैसा विदेशों से आ रहा है उसका दुरुपयोग या उसमें विदेशी एजेंडे के हिसाब से काम हो, उस पर कैसे क्या करे सरकार? हर एक चीज में पॉलिटिक्स लाने की जरूरत नहीं। आप जाइए और कोर्ट केस करिए। देखिए, मैं ये कह रही हूँ सबको बदनाम, मैं आपको वही बता रही हूँ कि जैसे डेमोक्रेसी में हम 4 बातें करते हैं कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, हम मीडिया वाले और पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट है। मैं बताती हूँ 5 है। अब एनजीओ भी इतनी, सिविल सोसाइटी भी अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखने वाली बात है। एनजीओ बोलते हैं, एनजीओ एक शब्द है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पर सच बात ये है सिविल सोसाइटी और उनकी आवाज है। और ये जब देश 60 साल आगे बढ़ चुका है, आजादी के बाद इतने साल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम, और कुछ दिन सालों में हम 100 साल के हो जाएंगे, तब पूरा डेवलपमेंट का माहौल बदल गया है। देश में आज सबसे बड़ा झगड़ा इस बात का है, एक ही सवाल है कि देश का विकास कौन से मॉडल से हो। और मोदी मानते हैं वो उनका मॉडल चाहिए, कांग्रेस मानती है नेहरू मॉडल होना चाहिए, तो एनजीओ वाले काफी कुछ मानते हैं गांधी जी का मॉडल होना चाहिए। तो मैं मानती हूँ कि एक बाजू बीजेपी है, एक बाजू कांग्रेस पार्टी है, तो हर आम आदमी वोटर सोच रहा है कि मुझे कोई बताए सच क्या है। उस टाइम सिविल सोसाइटी माने कि एनजीओ और मीडिया की भूमिका बड़ी हो जाती है। तो मैं मानती हूँ कि एनजीओ को 5 स्टार कह के गिरा देना अच्छी बात नहीं है। नहीं, लेकिन बुनियादी 2 सवाल, एक तो धर्मांतरण, क्रिश्चियन मिशनरी को लेकर जो बीजेपी का संघ परिवार का जो आग्रह वो है, एनजीओ वाले में सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है, और जिसमें मैं नहीं मानती सरकार बिल्कुल गलत है। मैं आपको फिर से बताऊं, पर मैं कहती हूँ ब्रॉडली मैं एनजीओ के फेवर में हूँ, इसलिए कि सरकार ने कहा है कि जो पैसा आया वो कोल सेक्टर के खिलाफ एजिटेशन करने के लिए, और एक बाजू सरकार 4 लाख करोड़ रुपया कोल माइन मतलब विकास के प्रोजेक्ट हो, जितने बड़े प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ अगर कोई ये एनजीओ कर रहे हैं, माइंस के खिलाफ या न्यूक्लियर एटमी पावर प्रोजेक्ट हो, ये तमाम बातें। और ये दोनों में नरेंद्र मोदी ने अब तक जो कुछ किया, ज्यादा से ज्यादा काम यही 2 सेक्टर में किया है, इसलिए वो बोल रहे हैं। पर मैं फिर से कह रही हूँ कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर की एक भूमिका हटाइए, जुडिशरी डिलीवरी सिस्टम में जाके उनसे आप निपटिए। पर पूरी एनजीओ जो इतना अच्छा काम कर रही है उनको बदनाम करने का मतलब, अच्छा इसमें एक बात है, मैं नेगेटिव साइड ये कहूंगी, मैं टोटली एनजीओ के सपोर्ट में हूँ, जो कुछ काम करे, पर एनजीओ में भी प्रॉब्लम हुई है।
दो बात है, एनजीओज में क्या है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक कोई मैं और आपके जैसे कुछ लोग जो जमीन पे ज्यादा है, नहीं, वो एक हिसाब से नॉन नहीं, उनका क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, ये सही होता है। मैंने बहुत एनजीओ पे रिपोर्टिंग किया है, 10 साल तक वो लीडर बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, बाद में उनके भी बच्चे, वो भी स्टेटस को हो जाता है, वो भी एक उस सिस्टम बन जाता है। उनके भी बच्चे 10वीं में आते हैं, 12वीं में आते हैं, फिर कॉलेज में जाना, तो वो एनजीओ की लीडरशिप है ना वीक हो जाती है, और उसमें फिर उसमें प्रॉब्लम यह आता है, वो एनजीओ लीडर जो एक छोटा सा सेतु, वाचा, अनपढ़, अपने आप पढ़िए, सब अच्छे अच्छे नाम वाले लोग होते हैं, फिर उनमें क्या हो जाता है कि वो उनका कॉर्पोरेटाइजेशन शुरू हो जाता है। वो भी एक तरह से सरकारी तंत्र की तरह, सरकारी तंत्र की तरह वो भी एक व्यवस्था का हिस्सा बनता है। सामने सरकार बोल रही है ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर पूरा ध्यान फंड लेने में और देने में, उसकी मैनेजमेंट में हो जाता है, जबकि इशू थोड़ा वीक हो जाता है, तो सरकार उसका फायदा लेके एनजीओ को ताक रही है। और मैं ये कह रही हूँ कि आप ये भूल जाते हैं, हम सब ये भूलना नहीं चाहिए कि एनजीओ जब शुरू होता है उनके भी होते हैं, नहीं, और वो लड़ाई सबसे बड़ा ये नहीं होंगे तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? उसके अलावा ये कि सरकार से, सरकारी तंत्र के मुकाबले में कई एनजीओ ने बहुत बेहतर और अच्छा काम किया, अगर देखा जाए तो डिलीवरी और जन कल्याण के मामले में, जागरूकता के मामले में बहुत अच्छा। देखिए ये जो एक गुजरात का एनजीओ है जो सिर्फ एक काम करती है कि जो माइग्रेंट लेबर है, जो हमारे और आपकी जो मकाने बनाने वाले हैं, वो मजदूर जो है, जो सीमेंट और बोरी उठा के जो मकान बनाते हैं, उनके बच्चे वहीं खेलते रहते हैं। अब वहां जाके उन्होंने स्कूल शुरू किए, तो हर मकान जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं वहां पे स्कूल करते हैं। सिर्फ सीमेंट कामगार जो है, जो मकान बनाने का काम करते हैं, तो ऐसे एनजीओ तो वहां न सरकार इस तरह के कई, मतलब सचमुच में ग्रास रूट पे जाके जमीनी तौर पर काम करने वाले हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं कितने सारे। और मैं मानती हूँ सरकार को इनसे निपटना चाहिए, उनसे फेस करना चाहिए। नहीं, मतलब उसमें एक ढांचे के अंदर संवाद करके, बातचीत करके जो कमियां हैं, और जो करप्ट है उनको करो, आप कोर्ट में केसेस करो, जो भी करना है करो। और दूसरी बात ये है कि ये जो फोर्ड फाउंडेशन वाली बात है, और ग्रीन पीस, देखो उसमें ये एक बड़ा मामला है जिसमें थोड़ी सरकार सही भी है और थोड़ा गलत है, लेकिन कुल मिला के इस पे बैलेंस और कुल मिला के एक तटस्थता के सरकार गलत कर रही है। एनजीओ को बदनाम करने की कोई, एनजीओ शब्द खराब नहीं है, बहुत अच्छा है और आउकार्य है। जी शीला जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।